ठीक है, तो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग में नहीं था वो। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम की तरफ देखते हैं कि उसके क्या सिंपल से रूल्स होते हैं और उसको कैसे हम बनाते हैं। और इंटरनेट पे आपको हज़ारों तरीके मिल जाएंगे लॉगिन सिस्टम बनाने की, कोई एक तरीका नहीं होता, हर किसी का अपना तरीका है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, सबसे सिंपल से, ताकि आपको सिंपल ये पता लगे कि रूल क्या है, बेसिकली हम क्या पोर्शंस चाहते हैं कि वो उसमें हो। अब ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आप जिसको जितना ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, सही है, वो आपके ऊपर होता है। एक सबसे इसको स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल, और ये किस तरह का वेरिएबल है, बूलियन वेरिएबल है, जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स। और ये सिंपल क्या कर रहा है, इज लॉग्ड इन और सेट इज लॉग्ड इन। ये हमारे पास लॉगिन पेज था। ये आ रही है, हाँ एक मिनट। हमने रिएक्ट राउटर पढ़ा था, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे वर्जन 6.3। सिक्स पॉइंट थ्री के अंदर आपको एक चीज़ मिलनी चाहिए जिसको हम कहते हैं नेविगेट। अब नेविगेट कौन सी भला है, ये क्या कह रहे हैं, नेविगेटिंग प्रोग्रामेटिकली। आपने लिंक इस्तेमाल किया था आप सबने, सही है। लिंक क्या करता था कि जब आप उस पर क्लिक करते थे तो वो आपको दूसरे राउट पे ले जाता था। लेकिन ज़रा ऑथेंटिकेशन सिस्टम को सोचें कि क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरा यूज़र लॉगिन हो जाए तो वो अपने डैशबोर्ड पे मूव आउट हो जाए। अगर वो लॉगिन नहीं हो पाया तो उसको दोबारा से क्या दिख जाए, लॉगिन पेज दिख जाए, सही है। ये एक मूवमेंट हमें क्रिएट करनी है। लेकिन ये जो आपका पेज चेंज होगा ऑटोमेटिकली, केवल लॉगिन हो गया तो आपका डैशबोर्ड दिख गया। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, नेविगेट। अब नेविगेट आपके राउटर के साथ मिलके आती है और ये एक हुक है और इस हुक का नाम क्या है, यूज नेविगेट। अब यूज नेविगेट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं किस में से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अगर आप देखेंगे तो ये काम मैंने पहले ही कर लिया है कि मैंने जहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम से मैं लिंक इंपोर्ट कर रहा था, मैंने अब क्या इंपोर्ट कर लिया है, न्यूज़ नेविगेट। अब जैसे कि आप नॉर्मल एक हुक को इनिशियलाइज करवाते हैं, आपका जैसे रिएक्ट हुक है, यूज स्टेट है वगैरह है, तो मैंने सिंपली यूज नेविगेट को क्या करा लिया है, इनिशियलाइज करा लिया, एग्जीक्यूट करा लिया है, और इसका जो आउटपुट है किसके अंदर सेव कर लिया है, नेविगेट के अंदर। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास लॉगिन फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ था, सही है, axios.post हो रहा था जो कि मेरा एक हमारा नेविगेट फंक्शन है। उसके बाद मैंने इसको क्या कहा है कि जब देन चल जाए, सही है, तो देन चल जाए तो सबसे पहले स्टेटस मैसेज सेट हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या हो, नेविगेट हो जाए। कहाँ नेविगेट हो जाए, मेन प्रोडक्ट्स, जो कि एक राउट हमने पहले से बनाया हुआ था। अब जरा इसको हम ट्रायल मारते हैं कि ये सही भी है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं,
हाँ अच्छा, ये जो कचरा था ये ऊपर से साफ़ कर लेते हैं। ये ऑथ जो नज़र आ रहा था ये सब कुछ क्लीन हो गया। अब हमारे पास क्लियर एक लॉगिन पेज है, सही है। अब यहाँ पे लॉग आउट है, सही है। लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट, लॉगिन के पेज में हमने यहाँ पे वेरिएबल्स कॉल किए हुए हैं, किस में से? यूज ऑथ क्या है हमारा? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से मैंने लॉगिन के पेज में जो दो वेरिएबल अभी अभी मैंने बनाए, इज़ लॉग्ड इन और सेट इज़ लॉग्ड इन, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। इसके बाद हमारे पास, हाँ ये मेरे पास भी बहुत ब्लिंक कर रही है, मजबूरी है। एक ये हमारे पास नेविगेशन बार है, ठीक है। मैं यहाँ भी अगर चाहूँ तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, यूज ऑथ, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है जिस पे मुझे सारे वेरिएबल्स मिलते हैं, मैं इसको भी नेविगेशन पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये सब मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? इज़ लॉग्ड इन, एक वेरिएबल चाहिए मुझे इज़ लॉग्ड इन का। अब यहाँ पर एक बटन है, अबे यार, और बटन का नाम क्या है? लॉग आउट। मैं इसको कहता हूँ कि अगर इज़ लॉग्ड इन ट्रू हो जाए तो दिखा दो लॉग आउट, अगर ये फॉल्स हो जाए तो दिखा दो साइन अप। ये आपको पता है ये क्या चीज़ है? इसको क्या कहते हैं? ये पहले पढ़ा है आपने? टर्नरी नहीं पढ़ा आपने? सच में नहीं पढ़ा? मजाक के अलावा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन अप। अब अगर मैं जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई से मैं इस फॉल्स को कर देता हूँ ट्रू ज़बरदस्ती, और हम पीछे जाके देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? लॉग आउट। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास एक सिंपल इफ एल्स की कंडीशन है जो कि वन लाइनर है। तो ये सिंपल इफ एल्स है, लेकिन इसको एक लाइन में लिखा जाता है। रिएक्ट में इसका काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब इसकी यूजेज ज़्यादा है। अब एक लाइन में क्या है, जैसे इफ़ के अंदर आप कंडीशन देते हो, उसी तरीके से इसमें कंडीशन सबसे पहले आती है। अब इसकी कंडीशन में मैंने क्या पास किया हुआ है? इज लॉग्ड इन। क्योंकि कंडीशन का आउटपुट क्या होता है? यहाँ तो ट्रू होता है, यहाँ फॉल्स होता है। जैसे फर्ज करें कि मेरा है num1 इट इज इक्वल टू 2। अब अगर num1 में 2 आ जाएगा तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू। अगर num1 में 1 आ गया तो 1 इक्वल टू 2 फॉल्स। तो कंडीशन का बेसिकली आउटपुट क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। तो आप टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क से पहले उसको कंडीशन बताते हो। अब ये कंडीशन नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन भी हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, आपकी मर्जी है। लेकिन ये एक बूलियन वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका आउटपुट क्या होगा? बूलियन। इसके अलावा ये ट्रू दी वैल्यू और फॉल्स दी वैल्यूज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जावास्क्रिप्ट में याद है? तो यहाँ पे बस इसको आपको ये इंडिकेटर देना है कि ये ट्रू है या फॉल्स।
बाकी सारा इधर इफ एल्स कंडीशन वाला रूल अप्लाई होता है जो कि आप इफ एल्स कंडीशन में करते थे। जैसे ही आपने कंडीशन पास की तो क्वेश्चन मार्क के बाद, इफ के बाद आप कौन सी कंडीशन लिखते हो नॉर्मली? जो इफ ट्रू होने पे चलती है, और उसके बाद आप कौन सी लिखते हो? एल्स। बिल्कुल उसी तरीके से कंडीशन के ठीक बाद आप उसको बोलोगे कि अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या दिखेगा, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो क्या दिखेगा। तो बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैं चाह रहा हूं अगर मेरा यूजर लॉग्ड इन है तो उसको क्या दिखना चाहिए? लॉग। अगर वो यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो उसको क्या दिखना चाहिए? साइन अप। तो मैंने एक बटन में से बेसिकली दो काम में ले रहा हूं, और वो चेंज भी कैसे हो रहे हैं? डायनेमिकली, क्योंकि मेरा वेरिएबल जो इज लॉग्ड इन है वो कहां पड़ा हुआ है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। मतलब कहीं से भी अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ये वेरिएबल चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट यहां भी पड़ जाएगा। क्या ये इतना काफी है? क्या ये इतना काफी है? मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि नेविगेशन बार है, अगर मेरा यूजर साइन इन हो चुका है तो बटन लॉग आउट नजर आए। सही है, वो लॉग आउट को क्लिक करे, लाजमी सी बात है लॉग आउट हो जाए और दोबारा लॉगिन के पेज पे वो आ जाए। लेकिन अगर वो लॉगिन हो चुका है तो अब वो, मतलब अगर वो लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो लॉग आउट दिखाने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता ना। पहले वो लॉग आउट ही दिखा रहा था, मतलब बंदा लॉगिन ही नहीं हुआ, लॉग आउट होगा कैसे? सही है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर वो लॉगिन हो जाता है तो वो लॉगिन, वो जो ऊपर साइन अप का बटन है वो किस में बदल जाए? लॉग आउट में। अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो क्या दिखाए? साइन अप दिखाए, क्योंकि साइन अप लॉजिकल है ना। तो अब लेकिन ये तो सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है? टेक्स्ट। अभी इसका एक और चीज़ क्या बदलनी चाहिए? स्टेट या राउट्स। अभी तो मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा ये किस राउट पे लेके जाएगा? आपको मेन राउट, इंडेक्स राउट पे लेके जाएगा, भले आपका साइन अप दिख रहा हो या लॉग आउट दिख रहा हो। जब तक ये नहीं बदलोगे इसका कोई फर्क है नहीं। यहाँ तो आप ABCD भी लिख दो फिर भी वो आपको कहाँ लेके जाएगा? इंडेक्स राउट पे। तो आपने लिखाई तो बदल दी, अब यहाँ पर इसको भी बदलने का टाइम है। तो ये भी हम क्या यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? तो यहाँ भी फर्ज करें अगर मैंने इसको बोला इज लॉग्ड इन क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के बाद कौन सी कंडीशन आती है? ट्रू कंडीशन। अब इज लॉग्ड इन ट्रू का क्या मतलब है? कि मतलब यूजर लॉगिन हो चुका है। अगर यूजर लॉगिन हो चुका है तो ये लॉग आउट वाले राउट पे जानी चाहिए। सही है। अगर यूजर साइन इन नहीं हुआ हुआ तो वो कहाँ जाना चाहिए? साइन अप पे। और साइन अप का राउट क्या है? ये बात समझ आ रही है? तो नेविगेशन बार में मैंने यहां पे क्या लगा दिया? साइन अप। ठीक है। अब जरा इसको चेकआउट करते हैं कि ये एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, लॉग आउट का राउट मेरे ख्याल से हमने बनाया हुआ नहीं है। सही, लॉग आउट का राउट नहीं बनाया हुआ। तो जब लॉग आउट का राउट नहीं बनाया हुआ तो उसको मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ? इंडेक्स पेज पे मैं इसको मूव आउट कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। वैसे ये लॉग आउट अलग अलग क्यों दिख रहा है? कि मैंने स्पेस दे दिया? ठीक है। अब ये लॉग आउट क्यों दिखा रहे हैं? बेसिकली क्योंकि मैंने इस लॉग्ड इन पहले क्या कर दिया है? ट्रू। तो अब मैं इसको करूँगा फॉल्स। तो फॉल्स करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? साइन अप। अब ना सिर्फ इधर साइन अप दिखना चाहिए, जबकि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे कहाँ ले जाए? साइन अप के पेज पे। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ ले आया है? साइन अप के पेज पे। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ, बे यार इसको मैं ट्रू करता हूँ तो अब मुझे क्या दिखा रहा है? लॉग आउट। अब मैं लॉग आउट को क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ ले आया? लॉग इन फॉर्म। तो आपने टर्नरी ऑपरेटर से ना सिर्फ इसकी टेक्स्ट बदली बल्कि इसका राउट भी बदल दिया। बहुत सिंपल सी टेक्निक है लेकिन यूजफुल टेक्निक है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम इसको दोबारा से बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स पे ले जाते हैं क्योंकि अभी तक हमारा यूज़र साइन इन नहीं हुआ है। अब हम जाते हैं लॉगिन पे। अब हमने यहां पे क्या इंपोर्ट किया हुआ था? सेट इज लॉग्ड इन, जो कि बेसिकली किसको कंट्रोल करता है?
इज लॉग्ड इन को। तो जब यूजर साइन इन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना कि देन कब चलता है, जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, मतलब वो यूजर लॉगिन हो जाए तो ये चलेगा। तो अब सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले वो स्टेटस मैसेज प्रिंट करेगा कि यू हैव साइंड इन सक्सेसफुली। उसके बाद वो क्या कर रहा है, नेविगेट कर रहा है। ये नेविगेट मैंने क्या बताया क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे राउट पे शिफ्ट कर देता है। अभी ये मैंने ऑटोमेटिक राउट कौन सा लगाया हुआ है, मेन प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि जब आप लॉग इन होगे तो आपको कौन सा पेज दिखेगा, मेन प्रोडक्ट्स वाला पेज दिखेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये अभी नेविगेट ना हुआ हो, आगे ना गया हो, तो उससे पहले तुम सेट इज लॉग्ड इन को सेट कर दो, क्या ट्रू सेट कर दो। तो अब होगा क्या कि जब ये साइन इन यूजर हो जाएगा तो पहले वो मैसेज पेस्ट करेगा, उसके बाद सेट इज लॉग्ड इन को सेट करेगा किस पे, ट्रू पे, और उसके बाद फाइनली नेविगेट कर देगा। अब क्योंकि सेट इज लॉग्ड इन क्या हो गया है, ट्रू, तो आपकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्योंकि वेरिएबल बदला तो ये इज लॉग्ड इन जहां जहां यूज हुआ था वहां इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। ये बात समझ आ रही है? तो जरा अब इसका ट्रायल लेते हैं। अभी सबसे पहले यूजर हमें वो साइन अप करवाना पड़ेगा, तो हमने साइन अप फॉर्म में आए और हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं 1 2 3। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की हुई होगी, तो कोई ऐसा नंबर लिखते हैं कि किसी ने यूज़ ना किया हो, ठीक है। और पासवर्ड में तो हम लिख लेते हैं ABC। तो हम साइन अप करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यू हैव बीन सब्सक्राइब सक्सेसफुली। अब जब यू हैव बीन सब्सक्राइब सक्सेसफुली हो गया तो अब अगर हम लोग लॉगिन पे जाएं अच्छा, ये हमारे पास जब साइन अप हुआ है तो इसको ऑटोमेटिकली जाना चाहिए बेसिकली कहाँ पे, लॉगिन पे। ये बात समझ आ रही है? तो जो साइन अप का पेज है इधर भी मेरे पास यूज़ नेविगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करेंगे। यूज़ नेविगेट, बात समझ आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं है इसको कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? पक्की बात है? मुझे पता नहीं फील हो रहा है कि आज ना सारे कंफ्यूज हैं। नहीं यार मैं क्या थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ ली, तो अब ये तो समझ लो रिवीजन था। राउटर्स का आपको कॉन्सेप्ट तो पता है ना, तो राउटर्स का कॉन्सेप्ट पता है, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पहले आप बटन से पेज चेंज करते थे, अभी हम एक फंक्शन से पेज चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। यार अब जो बात करेगा मैं उसको आगे बुला लूँगा और यहाँ पे उसे कोड उससे लिखवाएंगे फिर। और देख लो, जिसको अगर शौक है तो वाकई मेरे गले में भी दर्द है तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यूज़ नेविगेट। सबसे पहले तो जो बच्चे बाद में आए उनको समझ हो रहा है कि हो क्या रहा है। हम लोग एक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं कि जैसे वो साइन अप साइन इन दोनों चीज़ें हों, और जब साइन इन हो तो पेज ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाए, जो आपका मेन पेज हो, डैशबोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने डिसाइड किया हुआ है, आपके मेन पेज पे आ जाए। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि वो जो डैशबोर्ड वाला पेज है जब तक आप लॉगिन नहीं होते वो किसी को ना दिखे। अब बात समझ आ रही है? अब उसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, अब क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेगी ना, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने के लिए आपका पहला इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप इस पेज से उस पेज पे, वैसे तो आप बटन्स के थ्रू जाते थे, अब बटन का काम नहीं है। अब आप चाह रहे हो कि साइन इन हो तो आगे जाए, साइन इन ना हो तो आगे ना जाए। तो अब ये जो ऑटोमेटिकली आगे जाएगा ये किसके थ्रू होगा, यूज नेविगेट, जो कि किस में से इंपोर्ट कर रहे हो, और राउटर आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यूज नेविगेट सिर्फ वो लिंक वाला ही काम करता है, यानी कि आपके एंकर टैग वाला ही काम करता है, लेकिन ये एंकर टैग जो होता है जब तक नहीं चलता जब आप उसको क्लिक नहीं करते। यूज नेविगेट ऑटोमेटिक करता है कि आप इसको पाथ बता दो, जब भी यूज नेविगेट हिट होगा वो ट्रांसफर कर देगा उधर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यूज नेविगेट, क्योंकि क्या है, रिएक्ट हुक है, तो जब रिएक्ट हुक है तो रिएक्ट हुक को चलाने का क्या काम है, यूज नेविगेट और पैरेंथेसिस। तो ये हम किस में सेव कर लेते हैं, नेविगेट के वेरिएबल में। ये काम करना लाजमी है, उसकी वजह क्या है कि यूज नेविगेट क्या है, एक
हुक है, और हुक को इनिशियलाइज करवाना लाजमी है। अब हमारे पास ये वेरिएबल मिल गया नेविगेट। अब ये exist.post जो है ये ले जाता है डेटा को सर्वर पे। अब हम कह रहे हैं कि जब ये लॉगिन और साइन अप हो जाए, यानी कौन सी कंडीशन चल जाए, देन तो सारे ऑपरेशन होने के बावजूद बाद में हम इसको कर दो कौन से पेज पे ले जाओ, मेन पेज पे ले जाओ। बात समझ आ रही है? कौन बात कर रहा है? पता नहीं यार। सही है, तो हमने ये नेविगेट यूज़ कर लिया है मेन राउट पे। एक दफ़ा हम दोबारा से कर लेते हैं, वैसे इसको याद रख लेते हैं। सही है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने लॉगिन फंक्शन में। अभी हम करते हैं इसको 155 को चेंज करके 555, इसको ABC रखते हैं और इसको कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, एक आपको चीज़ पता है कि लोडर फंक्शन, जो आपके पास एक लोडर फंक्शन होता है, अभी क्योंकि मैं इधर सबमिट को क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा, मतलब बटन क्लिक हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि बटन क्लिक हुआ या नहीं हुआ। इसका आपको पता है क्या, इसका यूज़ क्या होता है, इसका हल क्या होता है, सॉरी आई मीन सोल्यूशन क्या होता है? एक कोई एनिमेशन आती है, एक लोडर फंक्शन आता है। तो किसी ने ट्राई किया ये काम करने का? यार अब तो आप तकरीबन एंडिंग पे आ गए हो, कुछ तो खुद से देख लो। अब मैं खुद असल में मुझे ना बड़ा वो अपनी एप्लीकेशन मुझे भत्ती सी लग रही है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, रिएक्ट स्पिनर्स के नाम से है और बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल। तो ये कोई हमारे डेविड भाई साहब हैं, सही है, डेविड हू ने बनाई है। हू से मुझे पता लग रहा है पक्का चाइनीज़ है। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। इस लाइब्रेरी का नाम क्या है? रिएक्ट स्पिनर्स। तो इसको सिंपली आप टर्मिनल में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा आसान होता है कि आप टर्मिनल खोलें, npm इंस्टॉल, इस लाइब्रेरी का नाम लिख के एंटर मार दें। अब ये लाइब्रेरी क्या इंस्टॉल होगी थोड़ी देर में। आज नेट किस्मत से पता नहीं बहुत बेकार चल रहा है। अच्छा, ये मैं चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका टर्नरी ऑपरेटर से मिलता जुलता है। इसका काम टर्नरी ऑपरेटर से मिलता जुलता है, इस वजह से हम इसको भी देख रहे हैं। तो रिएक्ट स्पिनर्स इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें कौन सा वाला चाहिए? फॉर एग्जांपल हम ये वाला उठाते हैं। इसका कोड किधर गया? इसने कोड ही गायब कर दिया हर जगह से। ये रहा। अब यहाँ से बेसिकली वो क्या कर रहा है कि आपने रिएक्ट स्पिनर की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, ये कह रहा है कि उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लो। तो ये हमारा साइन अप के पेज है, इसके अंदर हमने इसको इंपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद ये वाला इसका बेसिकली टैग है जो कह रहा है कि आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर्स ने खुद बेसिकली यूज़ किया हुआ है, तो ज़्यादा इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेसिकली उसने लोडिंग का एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, उसके अंदर उसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्लिप लोडर को इंपोर्ट कर लिया है। हम अपने रिटर्न में जाते हैं और ये जो हमारा टॉप वाला डिव है इसके बीच में इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब ये सारे जो चीज़ें हैं इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं,
कलर भी डिफ़ॉल्ट ही रख लो यार, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो लोडिंग का वेरिएबल है ना, ये हमें बनाना पड़ता है। अब वेरिएबल बनाने का क्या मतलब है कि हम क्या बनाएंगे, एक यूज़ स्टेट बनाएंगे, लाजमी सी बात है। अब यूज़ स्टेट हमारी कहाँ बनी हुई है, ये रही। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसका नाम क्या है, लोडिंग और सेट लोडिंग। लोडिंग और सेट लोडिंग बन चुका है। अब हम ज़रा अपनी ऐप पे जाएं तो हमें एक अब लोडर नज़र आ रहा है। अब ये क्योंकि लोडर है तो आप इसका टैग यानी कि आपने जो इसका कंपोनेंट है, अब ये जहाँ आप इसको पेस्ट करेंगे जाहिर सी बात है वो चीज़ वहीं पे दिखेगी, वहीं पे दिखेगी। तो आपने यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इस पर ज़बरदस्ती टर्नरी ऑपरेटर घुसाना है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ साइन अप फॉर्म है, इसकी जगह पे लगा लेते हैं। हम क्या कहते हैं इसको इसका तो मतलब आप समझते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में आ रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट में मैं इसको लगा रहा हूँ, वैसे ये ऐसे करूँगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा, लोडिंग। अगर लोडिंग ट्रू हो जाए तो क्या प्रिंट कर दो, क्लिप लोडर। ठीक है। अगर ये फॉल्स हो तो क्या प्रिंट कर दो, साइन अप फॉर्म। अब हम ज़रा पीछे चलते हैं, तो हमारा साइन अप फॉर्म की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, लोडर दिख रहा है। अगर हम लोग इसको लोडिंग वाला जो वेरिएबल था ट्रू था, इसको हम कर देते हैं क्या, फॉल्स, तो हमें क्या दिखेगा, 2 मिनट में एक बेहतरीन सी फंक्शनैलिटी रेडी। सही, किस किस को इस्तेमाल करते हुए, आपका एक टर्नरी ऑपरेटर और एक लाइब्रेरी जिसका नाम क्या है, रिएक्ट स्पिनर्स। हम बटन में भी आता है, वो बटन के साथ आप इसका रिएक्ट स्पिनर्स को सर्च कर लें, उसमें सारे भरे पड़े हैं, ये सब उसका काम यही है। और भी बहुत है, मतलब यूट्यूब पे भी आता है बफरिंग वाला, वो भी है, तो बहुत ज़्यादा है। तो खैर अभी तक हमारे पास एक चीज़ इसमें मिसिंग है कि ये चलेगा कैसे और ऑफ कैसे होगा। ठीक है, तो इसको चलना तब चाहिए जब हम लोग किसको क्लिक करें, सबमिट बटन को। और सबमिट बटन पे कौन सा फंक्शन बाइंड हुआ हुआ है, सबमिट फंक। अब जब सबमिट फंक जैसे ही चले तो हम कह रहे हैं कि तुम सेट लोडिंग को क्या कर दो, इसको ट्रू कर दो। अब सेट लोडिंग कहीं ना कहीं फॉल्स भी होना है। तो सेट लोडिंग जहाँ पे आपको फॉल्स करना है वो होना चाहिए जब आपकी एक्सियोस डॉट पोस्ट चल जाए। जब एक्सियोस डॉट पोस्ट चले, यहाँ तो एक काम होगा एक काम होगा, वो देन चलेगा, नहीं वो देन चलेगा तो भी वो क्या कर दो, फॉल्स। लेकिन अगर कैच चल जाए तो भी क्या करो, फॉल्स, क्योंकि जवाब तो आ गया ना, तो लोडर तो हट जाना चाहिए। तो यहाँ तो फेलियर होगा या सक्सेस होगा, दोनों के केसेस में आपका लोडर हट जाना चाहिए। तो हमने सिंपल सी एक फंक्शनलिटी बना ली है। हम इसको क्या कर लेते हैं, 555, और हम सबमिट के बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास लोडर आएगा। और जैसे ही हमारे पास API से रिस्पॉन्स आए तो दोबारा से वो हट गया। अब यहाँ पे 2 काम एक साथ हो गए, पहला लोडर हटा, दूसरा आपका नेविगेट चल गया। नेविगेट चल के इसको कहाँ खींच के ले आया, लॉगिन फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ था नेविगेट में, इंडेक्स राउट। सबसे पहले ये देन चला क्योंकि सक्सेसफुल ऑपरेशन था, तो सबसे पहले सेट लोडिंग फॉल्स हुआ, आपका सेट लोडिंग हट गया, उसके बाद मैसेज सेट हो गया, उसके बाद कंसोल हो गया, और फाइनली क्या हुआ, नेविगेट। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप नहीं हो, तो ये इसने काम फ़ौरन से ख़त्म कर दिया। तो आपको दिखा ही नहीं कि भाई ये सारे काम भी हुए थे, आपको सिर्फ क्या दिखा, नेविगेट, क्योंकि वो फाइनल ऑपरेशन था उसका। ये काम करते हैं हम लोग, दोबारा से इधर साइन अप पे जाते हैं, और साइन अप में आने के बाद हम दोबारा से इसको 555 देते हैं। अब आपको पता है कि उनकी शायद हमने लास्ट टाइम API यूज़ की थी कि उनकी API एरर भेजती है अगर आप उसको दोबारा से सेम यूज़र को साइन अप कराने की कोशिश करो तो। अब अगर हम इसको दोबारा से सबमिट क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारे पास आएगा, और हमारे पास गेट आउट भी लिखा आएगा, जो कि हमने एक मैसेज खुद बनाया था। लेकिन टू द पॉइंट कि हमारा जो लोडर था वो हट गया। अब इससे आपके पास एक बेहतरीन टेक्निक आती है कि आपके पास जितने भी एसिंक्रोनस फंक्शंस हैं,
एसिंक्रोनस फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं एग्जीक्यूशन में। आप जब भी कोई भी एसिंक फंक्शन यूज़ करें, भले वो एक्सियोस करें या कोई और भी करें, उसकी जगह आपको ये क्या देना चाहिए, लोडर देना चाहिए। लोडर हमेशा लाजमी होता है, वरना यूज़र को कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो सबमिट के बटन को दबाता रहेगा। कौन सी? नहीं, वो तो बिल्डिंग टाइम है, वो आपका बिल्डिंग टाइम है। वो जो आप नहीं, वो जो आप npm स्टार्ट करते हैं ना, वो बिल्ड आपके पास हो रहा होता है, वो उसको हम डेवलपमेंट बिल्ड कहते हैं, तो वो टाइम लेता है। जब आप इसको डिप्लॉय करने जाओगे ना नेटलिफाई पे, तो वो प्रोडक्शन बिल्ड होता है। प्रोडक्शन बिल्ड नहीं होता, वो सारा उसको कंबाइन करके आपकी HTML और JS और CSS की फाइलें बना के रख देता है। फिर आपका ब्राउज़र आपके यूज़र को ही बता रहा होता है कि अभी तुम्हारा पेज लोड हो रहा है, लेकिन एक दफ़ा जैसे ही वो लोड हुआ तो वो अचानक से सारा का सारा दिख जाता है। कौन सी? नहीं, ऐसे टाइम नहीं लेती, मैं वही बता रहा हूँ कि आपके वो इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना अच्छा है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो वो यूँ दिख जाएगी, क्योंकि वो बिल्ड नहीं होता। बिल्ड वाला जो स्टेप है, जो आप npm स्टार्ट करते हैं, जो आपकी वेबसाइट दिखने के बीच में जो टाइम होता है, वो सिर्फ आपको दिखेगा। जब आप इसको डिप्लॉय कर दोगे आपको ये चीज़ नहीं दिखती। नहीं, लेज़ी लोडिंग थोड़ी डिफरेंट है। वैसे ये वाली जो है ना, इसका ज़्यादातर कोड उसमें ये रिएक्ट में है, तो इसकी स्पीड देखी तो ये क्यों दिखा, क्योंकि ये बिल्ड हुई हुई है, सब कुछ इसका काम हुआ हुआ है, बस हमने इसको डिप्लॉय किया हुआ है। तो उन्होंने एक लफ्ज़ लिया लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग बेसिकली क्या होती है कि आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं, सही है। आप क्या कहें उसके लिए आप क्या कह लेते हो कि एक आपके पास मेथोडोलॉजी है लेज़ी लोडिंग की, उसमें हम ऐप को कहते हैं कि अभी इनको डाउनलोड मत करो, सही है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हैवी हैं, तो आप एप्लीकेशन को कह रहे हो कि अभी इनको डाउनलोड मत करो। जब यूज़र उन पे क्लिक करे, मतलब आपने उनका कोई ना कोई राउट तो बनाया हुआ होगा, बटन बनाया हुआ होगा, जब यूज़र उनके बटन पे क्लिक करे तब उसको डाउनलोडिंग शुरू कर दो। बात समझ आ रही है? तो उनका वो कंपोनेंट लोड होने में लाजमी सी बात है थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 ऐसे कंपोनेंट हैं जो हैवी हैं और आपने उस पर लेज़ी लोड नहीं लगाया हुआ, तो उसका होगा क्या कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही होगी तो वो सारे 10 के 10 कंपोनेंट्स को एक साथ डाउनलोड करेगा, जो थोड़ा टाइम लेता है। तो उस पर हम ये वाली टेक्निक यूज़ कर लेते हैं लेज़ी लोडिंग की। लेकिन खैर, अब हम चलते हैं साइनअप पे। सॉरी, साइनअप पे हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं लॉगिन पे। अब लॉगिन पे हमें पता है कि इस यूज़र को हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले रजिस्टर किया है, और हम देख लेते हैं कि हमने लॉगिन के काम में, अच्छा ये वाला काम हम स्पिनर वाला इधर भी कर सकते हैं। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया क्रिप्ट लोडर को, और इसका लॉग्ड इन वाला भी, सॉरी लॉग्ड इन नहीं था, साइनअप का लोडिंग वाला जो वेरिएबल है, इसको भी स्टेट वेरिएबल को बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लॉगिन फॉर्म की जगह देते हैं, यानी ये वाला। और साइनअप फॉर्म की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉगिन फॉर्म, और ये सबमिट फॉर्म जो है जैसे ही हिट होगा तो लोडिंग हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। लोडिंग फॉल्स होगा, ट्रू होगा। इधर भी लोडिंग ट्रू, लेकिन एक्सियोस का जब भी हमारे पास रिटर्न आ जाएगा तो ये फॉल्स होगा, और उसके बाद कैच वैल्यू भी क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास स्पिनर आएगा लॉगिन फॉर्म में भी। अब सिंपल सी टेक्निक थी, उसको हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेन चीज़ हम देखते हैं कि अगर ये यूज़र साइन इन हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या होगा, लोडिंग फॉल्स होगा, मैसेज स्टेट होगा, उसके बाद जो ये सेट इज लॉग्ड इन था ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये कौन सा वाला वेरिएबल है जो हमने कॉन्टेक्स्ट API में बनाया हुआ है। उसके बाद हमने नेविगेट कर देना है उसको मेन प्रोडक्ट्स पे। अब हम यहाँ पर आके इसको लॉगिन होने का टास्क देते हैं, हम सबमिट को क्लिक करते हैं, सबमिट को क्लिक करेंगे लोडर आएगा। लोडर के बाद अब इसने नेविगेट कर लिया क्योंकि लॉग्ड इन हो चुका है और डायरेक्टली कहाँ चला गया है, प्रोडक्ट्स के पेज पे। लेकिन यहाँ पे आपका बटन क्या दिखा रहा है,
लॉगआउट बटन दिखा रहा है। अब लॉगआउट बटन दिखाने का मतलब ये है कि वो आपके पास ये जो आपका इज लॉग्ड इन का वेरिएबल था वो आपका चल चुका है और आप लॉग्ड इन हो चुके हो। हाँ बिल्कुल यही होगा। बनाते हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। परमिशन dynamite.jsx, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, RFC करेंगे। RFC में हम टाइप इन करते हैं डिस्प्ले टाइप, इसको टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं, इसको empty5 कर लेते हैं और div बना लेते हैं क्लास के साथ display-1 और text dash danger देते हैं। और fw परमिशन डायनाइट। सिंपल सा एक काम किया है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारा पेज कौन सा दिखता है, प्रोडक्ट्स वाला, राइट, यही है। अब प्रोडक्ट्स का पेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा हो गया है, थोड़ा साफ करते हैं। हमारा ये वाला जो राउट है ये शो होता है लॉगिन होने के बाद, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इधर आओगे, आप लोकल ऑफ 3000 मेन डैश प्रोडक्ट्स लिखोगे तो आपके पास क्या दिख जाता है, प्रोडक्ट्स का पेज दिख जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इधर एक सिंपल टेक्निक क्या लगा सकते हो रिटर्न के अंदर, कि सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करें और इसके पास वो वेरिएबल्स लेकर आएं जो हमें चाहिए होंगे। हमने इसको कॉपी किया, यार ये स्क्रीन तो चल ही नहीं रही है, वो भी ब्लिंक कर रही है ना, ये भी ब्लिंक कर रही है। तो हमने इस फिलहाल के लिए एक ही वेरिएबल इंपोर्ट करवाया है, कौन सा वाला, एक्स लॉग्ड इन। रिकॉर्डिंग हो रही होगी, नहीं हो रहा है, क्या हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट में आते हैं। जावास्क्रिप्ट में आके हम लोग कौन सी कंडीशन लगाते हैं, इज लॉग्ड इन। और इस लॉग्ड इन में मैं कह रहा हूं अगर यूजर लॉगिन हो तो क्या दिखा दो, ये वाला कोड। हाँ वो तभी फ्रैगमेंट की वजह से एरर दे रहा है। एक मिनट एक काम कर लेते हैं ना,
ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया कि एक पेरेंट एलिमेंट div निकाला है, उसके अंदर हम लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट का टैग बना लिया है और उसके अंदर दोबारा से हम क्या ट्राई कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर किस पे डिपेंड करता है, इज़ लॉग्ड इन में। इज़ लॉग्ड इन अगर ट्रू होगा तो ये वाला कोड चलेगा। उसके बाद आपको पता है क्या आता है, कॉलन आता है, और कॉलन आने के बाद आपको वो टैग देना होता है या वो चीज़ बतानी होती है जो चलनी चाहिए उसके बाद। बेसिकली यहाँ पे इशू ये हो रहा है, ठीक है, उसको भी एक पेरेंट टैग चाहिए था। अब वो कह रहा है कि अच्छा ये फेल हो तो क्या दिखाऊं। सिंपल, अगर ये फेल हो तो हम इसको कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लें परमिशन डाइनाइड का कंपोनेंट, और सिंपल आप उनको क्या दिखा दें, परमिशन डाइनाइड। क्या, सॉरी, कुछ भी दिखा सकते हैं, नेविगेट भी करा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं एक अलग से दिखा रहा हूँ परमिशन डाइनाइड, ताकि उनको पता लगे कि क्या हुआ। सिंपल, ठीक है। हम ये भी नॉर्मली करते हैं कि परमिशन डाइनाइड के अंदर हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि लॉगिन फर्स्ट। ये पूरा एक बनता है इनका, UI UX पे हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। या सिंपल हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि इंपोर्ट हम कर सकते थे क्या चीज़, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पे आप दे सकते हैं एक लिंक का टैग, और लिंक का टैग जो होगा यहाँ पे हमारे पास 2/go back to login। सिंपल, यार मेरी आंखों में दर्द हो गया है, इसको थोड़ा सा भर लो। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है वो क्या हो रहा है कि स्लैश मेन तो है, हमने सिर्फ किसका कोड बदला है, प्रोडक्ट्स का। तो होम पेज नॉर्मली आपका जो होता है वो लैंडिंग पेज होता है, या जो आपके कॉमन सिनारियोज होते हैं वो पेज होते हैं। वैसे यहाँ पे आइडियली होना चाहिए था कि हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स का एक पेज होना चाहिए था और उसी पर ये मेन कोड होना चाहिए था। ठीक है, ये इसका कोई ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लिया आप, क्योंकि हम ये जो मैंने कोड उठाया हुआ है ये बहुत पुराना ही कोड है जो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, रिएक्ट राउटर के टाइम से, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कचरा हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स है इसको आप बाहर निकाल के मेन राउट्स की लिस्ट में ले आए। ठीक है, अब इसका राउट चेंज हो गया, तो जहाँ पे लॉगिन था बस आपको फ़र्क ही आएगा कि यहाँ पे ये मेन हटके क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स। सिंपल। अब आप जो आपको ये दिखेगा पेज अब थोड़ा क्लीन दिखेगा, क्योंकि वो होम पेज वाली जो डिपेंडेंसी है वो हमने हटा दी है। तो अब जब मैं इसमें प्रोडक्ट्स पे आ रहा हूँ तो मुझे वो क्या दिखा रहा है, परमिशन डाइनाइड। बेसिकली वो क्यों परमिशन डाइनाइड दिखा रहे हैं, क्योंकि वो इज लॉग्ड इन का जो वेरिएबल है वो क्या है, वो फॉल्स है। ठीक है, अगर हम उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसको हम कर लेते हैं फ़िलहाल ट्रू। जब हम इसको ट्रू करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स पेज नज़र आ जाता है, जो कि ऐसा होगा नहीं, लास्ट में सी बात है, ये क्या होगा, फॉल्स ही होगा।
अब जब ये फॉल्स होगा तो मुझे वो बोलेगा परमिशन डायनाइड गो बैक टू लॉगिन पेज। अगर मैं लॉगिन पेज पे आऊँ और इस पे मैं लॉगिन इसको करने को कहूँ तो हमें वो लॉगिन होने को बोलेगा। हाँ, एक ये इनमें से एक टेक्निक है, और भी है, उसको भी देखना है। तो प्रोडक्ट्स पेज स्टार्ट, प्रोडक्ट्स पेज एंड। अब आपने देखा कि पहले ये नहीं दिखा था, पहले वो क्या दिखा था, परमिशन डायनाइड। ये बात समझ आई? लेकिन अब क्योंकि आप लॉगिन होकर आए हो और इज लॉग्ड इन का वेरिएबल क्या हो चुका है, ट्रू, तो अब आपको क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट वन पेज। अब ये सिंपल बूलियन वैल्यू होती है किसी किसी में JWT टोकन होता है। आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, सही है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली ये भी इस टेक्निक से भी आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान टेक्निक है, लेकिन इससे भी काम होता है, सही है। ऐसे भी ऐप्स बनती हैं क्योंकि आप इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पड़े हुए, कॉन्टेक्स्ट API में। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंटरनली जो उनका जावास्क्रिप्ट होती है, कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट होती है, ये वेरिएबल उधर पड़ा हुआ है, तो वहां से तो जाके आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे भी तो वो आपके ब्राउजर पे चेंज होगा, आपका पेज रीलोड होगा, दोबारा से उसका मेन जो कोड था वो दोबारा उस पर वापस चला जाएगा। तो इस चक्कर में हम लोग एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऐसे ही बनाते हैं। अब आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि हमारे पास जो अब यूजर्स का पेज है, दूसरे पेजेस हैं, उसमें भी जाके अगर आप एक सिंपल टर्नरी ऑपरेटर लगा दें तो आपका ये वाला काम हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, एक तरीका ये था कि आप कंपोनेंट वाइज जाके एक एक को क्या कर दो, बदल दो। बात समझ आ रही है? एक और तरीका होता है अगर हम लोग, क्योंकि ये app.js है, ये भी कॉन्टेक्स्ट API का ही तो पार्ट है, कॉन्टेक्स्ट API इसके ऊपर राउट हुई हुई है तो हम लोग इधर भी हम लोग क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज ऑथ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम जब यूज ऑथ इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम लोग ये वाला वेरिएबल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मसला? अच्छा ही हुआ खामोशी हो गई। तो ये बेसिकली हमारा पाथ गलत है क्योंकि हमने कंपोनेंट्स के फोल्डर का पाथ दे दिया है। तो ये होगा हुक्स, और हुक्स में क्या है, यूज ऑथ। आप परफेक्ट है। अब इसका मतलब है कि हमें app.js के लेवल पे क्या मिल गया, इज लॉग्ड इन। अगर मुझे यहाँ पे इज लॉग्ड इन मिल गया है तो यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट भी इंपोर्ट करा सकता हूँ जिसका नाम क्या है, परमिशन डायनाइड। तो क्या हम यहीं पर ही ये काम नहीं कर सकते थे कि हमने यहाँ पे इसको कहा कि भाई अगर इज लॉग्ड इन सही है, ट्रू है, तो उसको क्या दिखा दो, प्रोडक्ट्स। अगर ये सही नहीं है तो उसको क्या दिखा दो, परमिशन डायनाइड का। ये भी कर सकते हैं, हर किसी का अपना मेथड है। जैसे मैंने कहा, आप इसको जितना रिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। इनमें से ये एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं, कुछ में ये भी होता है कि आप कंपोनेंट के अंदर ही लगा लेते हैं, ऊपर ही चेक के नेविगेट हो जाता है डायरेक्टली उस तरफ। ये भी एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है। वैसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब परमिशन डायनाइड क्या हुआ है, प्रोडक्ट्स। अब ये कह रहे हैं कि भाई इज लॉग्ड इन हो तो प्रोडक्ट दिखाओ, अगर ये फॉल्स हो तो परमिशन डायनाइड दिखाओ। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग, अरे भाई, हम लोग ये काम करते हैं कि ये वाला काम ना यहाँ नहीं करते, बल्कि हम ये वाला काम करते हैं किसमें, यूज़र डिटेल्स में। बल्कि यूज़र्स, ये रहा यूज़र्स, इसमें काम करते हैं ताकि दोनों में अलग अलग अप्रोचेस हों, ठीक है।
सॉरी ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉलन आएगा और ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमने ये चीज़ हटा दी, क्योंकि हमने ये वाला काम प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट के अंदर किया हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं कि इसको हम लोग रीलोड करते हैं। जब हम इसको रीलोड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, परमिशन डाइनाइड, क्योंकि आप एक बात समझेंगे, क्योंकि रिजेक्ट की ऐप जब रीलोड होती है तो उसके सारे वेरिएबल्स फ्लश आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद हम गए प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के बाद स्लैश यूज़र्स। जब हम स्लैश यूज़र्स में गए तो भी हमें क्या दिखा, हालांकि यूज़र्स के कंपोनेंट के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है, यूज़र्स के कंपोनेंट के अंदर हमने एक लफ्ज़ नहीं लिखा है, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या दिखा, परमिशन डाइनाइड। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे इन राउट्स को लेके इनके ऊपर एक ब्रैकेट लगा के भी हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर डाल सकते हैं कि भाई जब तक वो लॉगिन नहीं होता तो ये सारे राउट्स एग्जिस्ट ही ना करें। ये बात समझ आ रही है कि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर एक बनाए मेन, उस टर्नरी ऑपरेटर में जो ट्रू वाली कंडीशन है उसमें ब्रैकेट लगाएं और उस ब्रैकेट के अंदर ये वो सारे राउट्स लिख दें जो कि हम तब चाहते हैं कि चलें जब हमारे पास यूज़र लॉगिन हो, वरना कौन सा वाला चल जाए, परमिशन डाइनाइड। तो क्या होगा कि जब वो टर्नरी ऑपरेटर फॉल्स होगा तो आपके पास क्या नजर आएगा, परमिशन डाइनाइड, या वो कोई आपका राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप एम्प्टी एरे भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एम्प्टी एरे लिखेंगे तो उनको एरर आएगा कि ये वाला राउट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आप एक यूनिवर्सल राउट बना सकते हैं कि दिस पेज डजंट एग्जिस्ट। यूनिवर्सल राउट याद है कि अगर कोई भी राउट एग्जिस्ट ना करे तो वो सब कहाँ चले जाएं, यूनिवर्सल राउट। तो यूनिवर्सल राउट पे आप लिख सकते हैं कि दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, हालांकि वो राउट हमारे पास अवेलेबल है लेकिन उसको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो एक से ज़्यादा आपके पास मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप इवन इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कि और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, सही है, ट्विस्टेड, आपको अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हुए अलग अलग तरीके आपको दिख सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको इसका मकसद समझ आ रहा हो कि हम कर क्या रहे हैं। मेरी नज़र में ये वाला जो है भी काफ़ी ईजी और बहुत सिंपल मेथड है कि आप जहाँ पर राउट डिफाइन कर रहे हैं ना वहाँ पे ही इस लॉग्ड इन के साथ इसको बाइंड कर दें। कौन सा वाला? हाँ बिल्कुल आ सकता है, वही मैं कह रहा हूँ कि आप इसको जिस तरीके से लिखना चाहें, मेन मकसद है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इज लॉग्ड इन पे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। नहीं, प्रोटेक्टेड राउट बहुत डिफरेंट चीज़ है। प्रोटेक्टेड राउट रोल बेस्ड होता है कि एक सर्टेन रोल होगा तो आपके पास वो राउट ओपन होगा वरना नहीं होगा, सही। ये तो सिंपल ऑथेंटिकेशन है। प्रोटेक्टेड राउट के लिए एक 15 मिनट्स की वीडियो है, वो बहुत ज़बरदस्त है, मैं देख लूँगा, क्लास के बाद मेरे पास आ जाएगा, मैं दे दूँगा। मैंने भी उसी में से तकरीबन जब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा था तो मैंने उस वीडियो में से देखा था। 15 मिनट की वीडियो है लेकिन उसने बहुत फ्लॉलेस समझाया हुआ है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। बेसिकली आपके लिए भी अच्छा है कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें हमारे पास एक एडमिन यूज़र होता है, एक सिंपल यूज़र होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ राउट्स जो होते हैं, यानी कि कुछ पेजेस जो हैं वो सिर्फ एडमिन देख सके, नॉर्मल कोई भी यूज़र ना देख सके। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट। अब जो वो एडमिन का राउट होता है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है, एक सर्टेन यूज़र है जो सिर्फ उसको देख सकता है, जो कि एडमिन है, बाकी कोई भी उसको नहीं देख सकता। बाकी कोई भी अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो लॉगिन के पेज पे रीराउट हो जाता है। तो इसको हम लोग प्रोटेक्टेड राउट कहते हैं। इसका एक पूरा एक तरीका है वो तरीका होता यहीं से, लगता यहीं से, लेकिन उसके लिए एक पूरा कंपोनेंट अलग बनाना पड़ता है और उसके बाद आपको यहाँ पे उसको रोल्स भी प्रोवाइड करने होते हैं कि ये वाला फ़र्ज़ करो राउट है, जैसे ये यूज़र सर्विसेज वाला लेस है, तो आप उसको बताओगे कि ये सर्विसेज वाला राउट कौन कौन सा रोल देख सकता है। जैसे ये एडमिन देख सकता है, मेंटेनेंस वाला देख सकता है, जो भी आपके पास यूज़ केस है, स्टूडेंट देख सकता है। तो आपका सर्वर जब वो लॉगिन करता है तो वो उसके साथ साथ उसका रोल भी भेजता है कि ये जो अभी लॉगिन होकर आया है ये स्टूडेंट है, ये एडमिन है, ये टीचर है, ये कौन है। तो उसके हिसाब से जिस जिस राउट्स पे वो कंडीशंस लगी हुई होती हैं वो आपको दिखा देता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसको प्रोटेक्टेड राउट थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, जैसे गूगल क्लासरूम है। हाँ, तो एक टीचर के लिए वो अलग पेज दिखाता है, स्टूडेंट के लिए वो अलग पेज दिखाता है। इवन जो हमने वो आईसी वाला पोर्टल में आपको दिखाता रहता हूँ उसमें भी ये चीज़ लगी हुई है। अब जो मेरी आईडी है
अगर आप उससे लॉगिन करेंगे तो आपको वो कंप्लीट डैशबोर्ड दिखता है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको दिखते हैं। क्योंकि मेरा जो राउट है वो सुपर एडमिन है, वो मतलब यूज़र है वो सुपर एडमिन है। उसके बाद हमारे पास जो टीचर्स हैं उनके लिए हमने अलग राउट बनाए हुए हैं। राउट मतलब थोड़े सिमिलर ही हैं, लेकिन बस बाकी जो मेरे वाले राउट्स हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। मतलब जो साइड बार है तकरीबन खाली हो जाता है, सिर्फ 3-4 सिर्फ पेजेस के उनको लिंक नज़र आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट को एक ही लिंक नज़र आता है डैशबोर्ड वाला, बस कि जहाँ पे जाके वो अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस देख सकता है, बाकी कुछ भी नहीं देखता उसको। तो ये हमने उसमें भी ये प्रोटेक्टेड राउट्स का सिस्टम यूज़ किया हुआ है। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री में लोगों को चाहिए होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा सिर्फ 15 मिनट की वीडियो है। अगर आपको राउटर आता है, आपको ऑथ कॉन्टेक्स्ट आता है, यानी कॉन्टेक्स्ट API आती है, तो आपके लिए बस 15 मिनट का काम है। तो हम कहाँ थे? हाँ सही है। अब ऑथेंटिकेशन सिस्टम अगर आप देखें तो एक जनरल जेनेरिक लेकिन एक आपको चलता फिरता ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपके सामने दिख रहा है। एक हमारे पास साइन इन साइन अप का पेज है, उसके अंदर आपके पास लोडर्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, सही है। अब ये भी आपको दिख रहा है कि आप एक सर्टेन चीज़ पे क्लिक करें तो कुछ हो रहा है, सर्टेन चीज़ पे क्लिक करें तो कुछ हो रहा है। तो ये सारा जो है इसको हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ये अभी आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे मैंने कहा ये और आपके पास एक्सपेंसिव हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है कि इसके अंदर अभी जो चीज़ की कमी है वो है आपकी JWT टोकन। अभी इसके अंदर कोई भी JWT टोकन हमने इंपोर्ट नहीं करवाया। वो क्या होता है कि जब आपका एक यूज़र लॉगिन होता है तो आपका सर्वर उसको एक की देता है। वो की जो होती है वो सर्वर के बाद जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो की का भेजना लाजमी होता है, वरना सर्वर उसकी जो रिक्वेस्ट है वो फेल कर देता है। तो ये आपका एडवांस लेवल्स हैं कि आप जितना भी इसको कॉम्प्लेक्स करना चाहें आप कर सकते हैं। आपकी यूज़ केस जैसे उन्होंने आपका रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन का नाम लिया या प्रोटेक्टेड राउट का, तो ये इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं और आपके यूज़ केस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेन अगर आप इसको एक दफ़ा ये चीज़ बना लेते हैं तो आपका मतलब काम सही चल रहा है। इसमें अभी एक चीज़ की कमी है, कोई बता सकता है क्या? एक टेक्निकली एक चीज़ की कमी है। नहीं, कुकीज़ की। वो क्या चीज़ है? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने लॉगिन हम हुए थे, अब हम दोबारा लॉगिन होते हैं। अब हम लॉगिन हो गए, ठीक है। अब हमने इस पेज को रिफ्रेश किया, दोबारा क्या आ गया? टाइम है। लेकिन अभी तो मैं लॉगिन हुआ था। जब मैं अभी लॉगिन हुआ तो इसने मुझे लॉग आउट करा दिया दोबारा। इसका मतलब ये सेव नहीं कर पा रहा कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब ना सिर्फ ये मसला है कि ये अब इसके 2 स्टेजेस हैं। आप एक तो ये कंडीशन बनाओ कि अभी यूज़र जब तक मेरे वेबसाइट पे मौजूद है वो इसको रिफ़्रेश करे तो उसका पेज डायरेक्टली लॉगिन हुआ हुआ हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दूसरा होता है कि आपका ब्राउज़र बंद भी हो जाए। जैसे कि एक facebook.com आपने एक दफ़ा लॉगिन कर ली, आपका ब्राउज़र बंद हो जाए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, लेकिन आप दोबारा से कंप्यूटर खोलेंगे और facebook.com पे जाएंगे तो आपका अकाउंट खुला हुआ होता है। दूसरी लेवल ये है। तो इन दोनों लेवल्स में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। इस चीज़ में जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक तो है लोकल स्टोरेज और या सेशन स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, और दूसरी है हमारे पास आपकी कुकीज़। अब चलो आपकी लोकल स्टोरेज होती है वो बेसिकली कौन सी स्टोरेज है? वो रैम है, सही है। और रैम आपको पता है कब तक जिंदा रहती है? जब तक कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही आपका पीसी ऑफ हुआ आपकी रैम ख़त्म। तो आपकी जो ब्राउज़र है वो आपकी रैम का कुछ हिस्सा खा रहा होता है। उस हिस्से में से ये अपनी एक लोकल स्टोरेज भी बनाता है। लोकल स्टोरेज क्या होती है कि इसकी एक अपनी मेमोरी होती है जो किसके अंदर बनी हुई होती है? रैम के अंदर। तो आपके अगर वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ सेव करवानी है लोकल स्टोरेज में तो आप करवा सकते हैं, आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक सिंपल स्टोरेज है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि जब आप ब्राउज़र को बंद करोगे तो लोकल स्टोरेज ख़त्म हो गई। उसके बाद जब आप फिर वो ब्राउज़र को खोलोगे तो उसकी लोकल स्टोरेज खाली होगी, तो कोई भी चीज़ दोबारा आपको लॉगिन करना लास्ट में पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कुकीज़। कुकीज़ क्या होती हैं? ये भी एक मेमोरी है, लेकिन ये मेमोरी आपकी हार्ड ड्राइव में होती ब्राउज़र के अंदर है, लेकिन ब्राउज़र उसको कहाँ सेव करता है? हार्ड ड्राइव में। अब क्योंकि वो हार्ड ड्राइव में है तो हार्ड ड्राइव आपको पता है कि परमानेंट स्टोरेज है,
अगर वो आपका कंप्यूटर बंद भी हो गया तो हार्ड ड्राइव तो रहेगा। तो हम लोग ये काम कर लेते हैं, पहले हम लोग वैसे अगर कुकीज़ आपको आ गया तो लोकल स्टोरेज तो बहुत आसान है। क्या, कौन सी चीज़, क्या बताया? सेशन, सेशन स्टोरेज लोकल स्टोरेज एक ही है भाई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे वो दिखा देते हैं वो कहाँ होती है। यार एक तो मेरा मॉनिटर बहुत पागल कर रहा है मुझे। एप्लीकेशन, तो यहाँ पे स्टोरेज टाइप्स आपको दिख रही है, एक लोकल स्टोरेज है, एक सेशन है, और तीसरी कुकीज़ है। लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज को तकरीबन आप कॉन्सेप्चुअली सेम ही समझ लें, ये तब तक ही रहती हैं जब आपका ब्राउज़र ओपन रहता है। उसके बाद ये जो कुकीज़ वाली है ये तब जो है आपकी हार्ड ड्राइव में। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ब्राउज़र है इसने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कुछ सेव की हुई हैं। इसके बाद हमारे पास जो लोकल स्टोरेज है ये अभी पूरी की पूरी खाली है। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या सेव करवाते हैं। वैसे हर वेबसाइट ने कुछ ना कुछ किया हुआ ही होता है। अब ये github.com है, github.com का देख लेते हैं। तो github.com ने लोकल स्टोरेज पे वही तबाही किस्म की चीज़ सेव कराई हुई है। उसके बाद सेशन में इन्होंने देखते हैं कुछ किया हुआ है। सेशन में भी एक मार्कर कोई सेव किया हुआ है 0। उसके बाद हम देखते हैं कुकीज़ में भी कुछ चीज़ें सेव करवाई हुई हैं। तो इन्होंने भी तीनों टाइप की मेमोरी यूज़ की हुई है। तो ये भी आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्टली क्या चीज़ इस्तेमाल करें, कुकीज़, क्योंकि कुकीज़ जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, सस्टेनेबल है। पता नहीं यार, ये मुझे भी नहीं समझ आई आज तक। जब मुझे कुकीज़ का नहीं पता होता था, मुझे लगता था कोई ब्राउज़र में कोई खाने पीने की कोई चीज़ होगी। हाँ, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, क्योंकि वो एक परमानेंट स्टोरेज है, क्योंकि वो आपका बेसिकली डेटा उठा रहे हैं, तभी वो परमिशन मांगता है। वैसे तो आपके लोकल सेशन स्टोरेज लोकल में भी वो बहुत कुछ सेव कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी परमिशन ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है वो टेम्परेरी है, डिलीट हो जाएगी। सही है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। सही है यार, कुकीज़ है, मतलब इतना एक्साइटमेंट वाली क्या बात है। पता नहीं कौन पीछे 100 दफ़ा तो नाम ले चुका है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन क्यों उड़ा दिया। खैर, हम इसको फिर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है SF कुकीज़ की। तो जाहिर सी बात है, जब लाइब्रेरी है तो उसको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इंपोर्ट आपको कुछ चीज़ें करवानी है। हम पहले जाते हैं कॉन्टेक्स्ट API पे। कॉन्टेक्स्ट API में इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, बेक कुकी, रीड कुकी और डिलीट कुकी। बेक, रीड और डिलीट। तो हम ज़रा बेक कुकी पे आते हैं। बेक कुकी में हम इसको पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं ID ABCD 4, कुछ भी कर लेते हैं। सही है, हमारी ऐप जो है वो रिलोड हुई। अब हम इसके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, हम इसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं, और हमारे पास क्या सेव हुआ है, ऑब्जेक्ट। इससे मुझे ये पता लग रहा है कि हमने एक मिस्टेक की है इधर। सही है, अब इसने क्या सेव किया, नेम एंड वैल्यू। नेम में ID सेव हुई जो कि मैंने पहले इसको दी थी, और वैल्यू में इसकी वैल्यू सेव हुई। आपने एक चीज़ नोट की कि हालांकि पेज रीलोड हुआ, वो पुरानी वाली वैल्यू डिलीट नहीं हुई, वो वहीं पर है। ठीक है, अब आप इसमें जो भी चीज़ सेव करवाएंगे वो चीज़ वहाँ पे रहती है। बताते खुद आप इसको ना डिलीट कर दें। ठीक है, अब हमने एक ID सेव करा ली है ABCD 3। हम एक काम करते हैं, ये हमने सेव कराई है किसमें,
कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। अब हम लॉगिन पेज पे चलते हैं और लॉगिन पेज पे चलने के बाद हम इसी कुकी के जो ये फंक्शंस हैं इनको इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। और हम इनको कहते हैं कि भाई console.log रीड कुकी कौन सी आईडी, तो यहां पे हमें क्या दिखा ABCD3। हमने क्या कराया, हमने टू वे ऑपरेशन कराया। हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक डेटा सेव करवाया, किसमें, कुकीज़ में, और उसको हमने लॉगिन में क्या करा लिया है, रीड करा लिया है। मतलब कि एक जगह हमने उसको सेव करवाया, दूसरी जगह हमने उसको रीड करवाया। अब आपको ये चीज़ दिख रही है कि ये हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ नहीं की ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचेंगे ये वाली जो वैल्यू थी आईडी की ABCD3, ये वैल्यू कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बनाई गई थी, तो लॉगिन के पास जाने का तो कोई तरीका ही नहीं है अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वेरिएबल बना के ना भेजते। लेकिन उसके बावजूद भी इसको ये चीज़ यहाँ पे मिल गई, क्योंकि वो कहाँ पड़ी थी, आपके ब्राउज़र में पड़ी थी। अच्छा, अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जाते हैं और हमने बेक कुकी जो किया है इसको हम लोग देते हैं लेट्स से ट्रू, ठीक है। हम इसको ट्रू हमने दिया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, ट्रू। लेकिन ये ट्रू आपके पास स्ट्रिंग है या बूलियन है, बूलियन है, क्योंकि इसका कलर क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, तो ये बूलियन वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जिस डेटा टाइप के साथ आप इसको सेव करते हो वो उस डेटा टाइप को प्रिजर्व रख रहा है। एक चीज़ तो ये है। इससे हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी। अब ये क्या हो सकता है, जब हम आए लॉगिन में, अब हम कह सकते हैं कि जब ये यूज़र लॉगिन हो तो नेविगेट होने से पहले ये जो इज़ लॉग्ड इन का वेरिएबल है इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। ये बात समझ आ रही है? तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हम एप्लीकेशन में आते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको सबमिट क्लिक करते हैं, यानी कि लॉगिन होने की ट्राई करते हैं। जब हमने लॉगिन किया तो हमारे पास एक वैल्यू बन गई है इज़ लॉग्ड इन, और उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है इसकी, ठीक है। अब हमारे पास ये ट्रू तो हो गया, अब इसको यूज़ कहाँ करना है, ये किसी को समझ आ रहा है? ये यूज़ कहाँ होगा? मतलब कि ये हमने बेक कुकी बना लिया, इधर वेरिएबल सेव कर दिया, अब ये यूज़ कहाँ होगा, इसका यूजेज कहाँ हो सकती है, ये हमारे किस काम का है? क्या कोई फ़र्क नहीं है, बस सिंपल हमने एक वेरिएबल है वो इज़ लॉग्ड इन, उसको हमने क्या सेट कर दिया है, हाँ करेक्ट। इस वक्त देखें, अभी ये जो लॉगिन हमारा फंक्शन है, ये मैंने बेक कुकी वहाँ पे लगाया हुआ है जहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन हो जाएगा तो वो इज़ लॉग्ड इन क्या कर देगा, ट्रू। तो जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, सबसे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है तो पहले क्या चलता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई चलता है तो आप उसको सबसे पहले चेक कर सकते हो कि रीड कुकी में कुछ हमारे पास आ रहा है कि नहीं। अगर आपके पास रीड कुकी में कुछ आ रहा है तो आप इस लॉग्ड इन को क्या कर दो, ट्रू कर दो। जब आप इस लॉगिन को ट्रू करोगे तो सारी जगहों पे ये क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर उसको इस लॉगिन फॉल्स मिलेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या सेट हो जाएगा, फॉल्स, और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये यूज़र साइन इन नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ बात ख़त्म नहीं होती, अब एक और चीज़ हो सकती है। आपने ये वाला फंक्शन देखा था लॉग आउट का, अभी तक लॉग आउट का फंक्शन आपने बनाया नहीं था, सिर्फ उसका बटन रख दिया था। अब आपको लॉग आउट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको वो कुकी सबसे पहले डिलीट करनी है।
एक दफ़ा आपने वो कुकी डिलीट कर दी और उसको मेन पेज पर ले गए, तो क्योंकि वो कुकी डिलीट हो चुकी है तो अब एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्या समझेगी कि यूज़र लॉगिन नहीं है। सही है। तो वैसे तो ये बात आधे बच्चों को समझ आई है, आधे बच्चों को समझ में नहीं आई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा खुद से ट्राई करें। सही है। डिलीट कुकी का जो फंक्शन है, मैंने बेक कुकी यूज़ कर लिया है, मैंने रीड कुकी यूज़ कर लिया, डिलीट कुकी का आप खुद यूज़ करें। सबसे पहले तो आप ये चीज़ दिमाग लगाएं कि ये जो कुकी है इसको लोड करवा के मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कैसे इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू स्टार्ट में सेट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि अभी ये जो इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू है, ये इज़ लॉग्ड इन है ना, इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं अभी क्या सेट कर रहा हूँ, फॉल्स। ये डायरेक्टली फॉल्स मुझे नहीं लिखनी है, मुझे इससे पहले क्या चेक करना है कि हमारे पास कोई कुकी पड़ी है जिसकी वैल्यू क्या है, इज़ लॉग्ड इन, सॉरी आईडी क्या है, इज़ लॉग्ड इन, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशंस हमें मिल जाती हैं तो हम इसको क्या सेट कर देंगे, ट्रू। अगर ये कंडीशन नहीं मिलती तो फॉल्स। अब क्योंकि ये आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई चलते वक्त ये फर्ज करो हो गया ट्रू, मतलब आपके पास कुकी में मिल गया इज़ लॉग्ड इन और उसको आपने सेट कर दिया ट्रू, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन अब क्या समझेगी कि आपका यूज़र लॉग्ड इन है। अगर यहाँ पे आ गया फॉल्स तो आपकी पूरी एप्लीकेशन क्या समझेगी, आपका यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। इसी तरीके से अगर आपका जब लॉग आउट का फंक्शन क्लिक होगा, जब लॉग आउट का बटन क्लिक होगा, तो वो सिंपली क्या करेगा कि वो आपकी कुकी को डिलीट कर देगा। अब जब आपकी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट होते वक्त दोबारा वो चेक करेगा कि इज़ लॉग्ड इन का कोई कुकी है, उसको नहीं मिलेगा। जब उसको इज़ लॉग्ड इन का कुकी नहीं मिलेगा तो यहाँ से वो फेल कर जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ये इतना आसान नहीं होता, कुकी में हम नॉर्मली इज़ लॉग्ड इन जो है सेव नहीं करवाते, वो तो कोई भी जाके उसको ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा, समझ रहे हो। तो अगर उसने ट्रू को फॉल्स कर दिया कुकी में तो इसका क्या मतलब है कि उसकी एप्लीकेशन समझेगी कि इस यूज़र को लॉगिन करा देना है। तो उसकी जगह पे हम नॉर्मली क्या रखते हैं, एक टोकन रखते हैं। अब वो जो टोकन होता है वो टोकन पहले सर्वर पे जाता है, एप्लीकेशन उसको, क्योंकि यहीं पे मतलब ये फॉल्स आने से पहले एप्लीकेशन वो टोकन कहाँ भेज देगी, सर्वर पे, ये चेक करने के लिए कि टोकन सही टोकन है या नहीं। अगर वो टोकन वेरीफाई हो जाता है और वो यूज़र वाकई ही लॉग्ड इन होता है तो आपका यहाँ पे दोबारा से ट्रू, वरना फॉल्स। बेसिकली हाँ, उसका डेटा ले आता है। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो उसमें हम लोग टाइमर भी लगाते हैं। हम लोग ये भी सेट कर सकते हैं कि ये टोकन जो है कब तक वैलिड रहेगा। आपने शायद ये फीचर देखा होगा कि कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप 2-3 दिन तक वो डायरेक्टली लॉगिन होती रहेंगी, तीसरे चौथे दिन वो कहेगी कि सेशन टाइम आउट। सेशन टाइम आउट के बाद वो क्या है, वो दोबारा से कहता है आपको लॉगिन करो। कोई भी आप लगा सकते हैं, कुछ लोग 6 महीने का लगाते हैं, कुछ 3 घंटे का लगाते हैं, कुछ 2 घंटे का। जो बैंकिंग ऐप्स होती हैं वो तो आधे घंटे का लगाती हैं। अब आधे घंटे से ज़्यादा आपकी उनकी वेबसाइट खुली हुई हो, आप कोई भी दोबारा से काम करने की कोशिश करोगे, वो बोल देता है सेशन टाइम आउट, दोबारा से लॉगिन करो। तो वो लोग बेसिकली उस टोकन की लिमिट रखते हैं 30 मिनट्स। कुछ ऐप्स हैं वो 15 मिनट्स भी रख लेती हैं। सो वो सिक्योरिटी रीजंस है कि कोई भी अगर वो उस टोकन को समझ जाता है तो वो किसी और यूज़र के भी अकाउंट में साइन इन हो सकता है। और हर दफ़ा टोकन चेंज कर देते हैं। और टोकन ये हैकेबल नहीं होता, ये SHA-256 होता है जिसको क्रैक आज तक किसी ने नहीं किया। तो JWT में भी वही यूज़ होता है। तो खैर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पर थोड़ी सी आप रिसर्च करें, लेकिन आज घर जाके इसको बनाने की कोशिश करें जो ये चीज़ बनाई है। और जो मैंने लास्ट में बात की कुकीज़ वाली, उसको भी करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपने कुकीज़ देख ली है कैसे यूज़ होते हैं, आपने देख लिया कैसे सेव होते हैं, कैसे रीड होते हैं। सिर्फ एक फंक्शन है जो मैंने नहीं बताया, वो कौन सा था, डिलीट वाला। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग होगा तो वो रीड कुकी से भी बहुत मिलता जुलता है। सही है। तो इसको बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कल दोबारा से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे।